तो शुरू करते हैं। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे इंसान से मिलाने जिससे मैं खुद काफ़ी इंस्पायर हूँ, मोटिवेट हूँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला, और वहाँ का एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम है रथोस। छोटा सा गांव नहीं है, बड़ा गांव है। रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे 3 नदियाँ हैं। आप समझ सकते हैं, 3 नदी, एक तालाब। तो छोटा गांव कहना ज़रा अच्छा नहीं होगा, बड़ा गांव है। और उस गांव में स्विमिंग जो है वो बहुत ही कुदरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, क्योंकि वहाँ से थोड़ी ही दूर पे नेपाल है, हमारा बॉर्डर पड़ता है। और उनका जब मन करता है वो पानी छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है। तो जब समझ सकते हैं आपके, अगर आपके यहाँ पे बार बार पानी आए, सैलाब आए, तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए आपको। तो ये बहुत नेचुरल है वहाँ पे लोगों के लिए कि उन्हें स्विमिंग आए। तो मेरे लिए भी बहुत ही नेचुरल था। मुझे उस वक्त तो पता नहीं था कि ये जो शम्स आलम है, इसे स्विमिंग कैसे आती है और कहाँ से आती है। लेकिन बाद में अम्मी ने बताया कि जब आप 2 साल के थे तभी से आप वो जो तालाब है उसको पार कर लिया करते थे और लोग आपके लिए तालियां बजाते थे। तो वहाँ से पता चला कि अरे वाह, शम्स आलम तो बहुत ही ग्रेट है। खैर, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। चूँकि मैं बिहार से हूँ तो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा कम है बिहार। और मैं अपने घर का एक छोटा बच्चा था, तो अम्मी, अब्बा, भाई बहन सभी की ख्वाहिश थी कि इसे कुछ अच्छा पढ़ाएंगे तो इसे मुंबई भेज दिया जाए। तो सपनों की नगरी में मैं आ गया, सपनों की नगरी जिसे मुंबई कहते हैं वहाँ। और वहाँ आकर के मेरा एजुकेशन का जो करियर है वो शुरू हुआ। पढ़ाई मैंने म्यूनसिपल स्कूल से शुरू की, उर्दू मीडियम से। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया। ये सारे सफ़र के दौरान मुंबई में मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे पापा, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी, वो दोनों अभी भी गांव में ही रहते थे। हम काश्तकारी करते थे। हमारे अब्बा का जो जनरल होता है खेती बाड़ी, वो करते थे। और मैं यहाँ आ गया था, तो मुझे यहाँ कोई ये बोलने वाला नहीं था कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, आपको ये करना है, आपको अच्छा बनना है आगे चल के। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता था कि 2 चीज़ें होती है, एक होती है डॉक्टरी और एक होता है इंजीनियरिंग। तो ये 2 चीज़ में से कुछ ना कुछ तो बनना है। तो पढ़ाई करके यानी आगे आते गए। और इस तरीके से उसी दौरान चूँकि मेरे जो नाना थे वो बड़े ही, बहुत ही उम्दा तरीके के बड़े पहलवान थे, रेसलर थे वो अपने टाइम के। और मेरी अम्मी उनकी कहानियाँ मुझे सुनाती थी कि वो ये करते थे, वो इतना दूध पीते थे, इतना खाना खाते थे, ऐसे ऐसे वो बुल्स वगैरह से लड़ाई करते थे। तो उससे मैं काफ़ी मोटिवेट होता था। और मैं अक्सर सोचता था कि मैं भी कुश्ती करूं, लेकिन मुंबई के अंदर शायद मुझे कुश्ती तो उस वक्त नहीं मिल पाया। हाँ, वो टाइम ब्रूसली का था और बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स का दौर था। तो मार्शल आर्ट्स मेरे अंदर आ गया। मैंने सोचा चलो कोई कुछ यही सीख लेते हैं, तो मैंने कराटे सीखना शुरू किया। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मेरे कराटे करियर की है। आई थिंक 2002 या 3 की पिक्चर है। मैंने वहाँ पे कराटे सीखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं ब्लैक बेल्ट बन गया। ये मेरी कराटे की कहानी थी। और फिर उसके बाद जब मैं 10th पास कर लिया, तो हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक गुरु होते हैं या फिर कोई बताने वाला होता है जो हमें एक्सपर्ट एडवाइस देता है। तो वैसा मेरे घर में इत्तेफाक से नहीं था, क्योंकि कोई भी स्कूल लाइन से नहीं पढ़े थे। तो मैं अपने घर का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, क्योंकि मैं 10वीं पास कर चुका था। फिर क्या होता है कि आपके दोस्त होते हैं और उनके अब्बा अम्मी, कोई ना कोई होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने बताया कि बेटा आप है ना डिप्लोमा कर लो, क्योंकि इसमें ना डिप्लोमा करोगे तो बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। और इस तरीके से डिप्लोमा में भी क्या करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि ये बहुत पुराना फील्ड है और ये करोगे तो आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं गया। मुझे खुद नहीं पता है कि, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ाई किया मैंने, और मैं गया
अब पॉलिटेक्निक में जहाँ पे इंग्लिश में रहते हैं सभी सब्जेक्ट, तो इंजीनियरिंग ले तो ली थी डिप्लोमा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जाने के बाद वो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं कराटे में था, बहुत ज़्यादा कराटे खेलता था अपने टाइम पे और ज़्यादातर स्पोर्ट्स में रहता था। फर्स्ट सेमेस्टर आते ही कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला, एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही पता चला कि मुझे 6 में से 5 सब्जेक्ट में बैकलॉग लग गया है। 6 में से 5 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, मुझे पता भी नहीं था। तो हमारे एक प्रोफेसर थे संदीप सर, वो हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे, उन्होंने बुलाया और हमें बोला कि शम्स आप बेफिक्र रहो, घबराओ मत, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को, वो 3 साल का डिप्लोमा 4 साल 5 साल, कोई 6 साल और कोई 7 या 8 साल भी लेते हैं, तो वो अपना टाइम लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। खैर वहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आपको ऐसा 30 साल के एक्सपीरियंस के प्रोफेसर से सुनने मिल रहा है तो वो आपकी तारीफ़ है या फिर आप समझ ही सकते हैं। खैर तो थोड़ा सा अब ऐसा लगा कि नहीं मतलब कराटे छोड़ के अब ज़रा पढ़ाई भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पैसे लग रहे हैं और पैसे खुद ही देना है, क्योंकि कमाने का उस वक्त ज़रिया कुछ नहीं था, खुद से काम करना है और कमाना भी था। तो चूँकि हम बॉम्बे में रहते थे, भाई का लेदर पर्स का बिज़नेस था, हमारा लेदर गुड्स का बिज़नेस है, तो वो करता था, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जब खुद आप कमाने लगते हैं तो आपको पता हो जाता है कि नहीं भाई अब इसकी कुछ तो वैल्यू है, वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और पढ़ाई का भी प्रेशर था कि अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको तो साल बर्बाद हो जाएगा, जो मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता था। नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई की, और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसा था, स्कॉलर था शायद, तो मैंने 11 में से 10 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे। 11 में से 10 सब्जेक्ट क्लियर किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, और उसके बाद 3 साल में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट कर लिया। 3 साल में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर ली। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आया और फाइनल सेमेस्टर में मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया इत्तेफाकन, मेरे रीढ़ की हड्डी में एक गांठ आ गया, जिसकी वजह से मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा और मेरे सीने के नीचे का जो हिस्सा है वो नाकाम हो गया। अब इसमें कोई जान या ताकत नहीं है, मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ और ताकत नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर मैडम ने, आनंद मैडम ने बताया कि जब उन्हें कैंसर हो गया तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे साथ भी हुई, मैं भी रोता था ऑब्वियसली, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप जब अपने गांव से और अपने घर से ऐसे पहले लड़के हों जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, और बहुत सारे लोगों का अरमान होता है, सपना होता है कि इनके आगे, यानी उनकी सोच होती है हर एक को, और वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एकदम से अप्स एंड डाउन हो जाती है, तो बड़ा ही गमगीन माहौल होता है। खैर वहाँ पे काम आई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो माँ थी मेरी। मेरे अब्बा हैं बट वो भी उतना काम नहीं आए, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी थी, वो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। मेरे साथ हॉस्पिटल में 24 घंटे वो रहती थी, और उन्होंने बताया कि शम्स, अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए एक दरवाज़ा बंद कर दिया है तो वो हज़ारों दरवाजे खोल देगा, आप उस पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो करते रहो, आप वक्त हर एक चीज़ को ठीक कर देगा। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो उन्होंने बताया कि शम्स, अल्लाह ताला उनसे ही इम्तिहान लेता है जो उसके काबिल होते हैं, तो आपको पसंद किया गया है, आप चुनिंदा लोगों में से हो। और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपनी दूसरी जर्नी, और यहाँ से शम्स आलम जो है वो स्विमिंग के तरफ बढ़ता है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इनिशियल दौर की मेरी पिक्चर है 2012 की, कि एक आम व्हील चेयर पर मैं बैठा हूँ, और इसके बाद आज आप देख रहे हैं, ये व्हील चेयर की कॉस्ट है समवेयर अराउंड 3000 रुपीज़। मैं जिस व्हील चेयर पर आज आपके सामने बैठा हूँ, इसकी कॉस्ट है समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपीज़। ये चीज़ों का इतना सारा डिफरेंस आया। उसके बाद
चूँकि मैं कराटे खेलता था, कराटे में मैं नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चैम्पियन रह चुका था, मुझे पता था कि ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें कैसी होती है, फेडरेशन कैसी होती है। जब मैं पैरा स्पोर्ट्स में आया, मुझे पता चला, डॉक्टर्स ने बताया कि आपको इस बीमारी के अंदर कोई दवा काम नहीं करती है, सिर्फ कसरत काम करती है, आप कसरत कीजिए। तो जब काउंसलिंग हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर आप स्विमिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया कि स्विमिंग में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो इस तरीके से स्विमिंग का करियर स्टार्ट हुआ। और जब स्विमिंग का करियर स्टार्ट हुआ तो यकीन मानिए कि मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं, और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं हमारे जैसे, ख़ास करके व्हील चेयर यूज़र्स, तो उनको घर से बाहर निकलना उनके लिए बड़ी मुसीबत वाली चीज़ होती है, बड़ी ही तकलीफ़ की चीज़ होती है। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं IIM रांची में हूँ, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आने के लिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसी बहुत सी संस्थानें हैं, बहुत सी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, वर्क प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे दिक्कत होती है। मैं बात करना चाहूँगा ख़ास करके स्विमिंग पूल की। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये गुड़गांव की पिक्चर है, जहाँ पे एक स्विमिंग पूल में मैं प्रैक्टिस करने जाता था। वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण कई बार मैं गिरा, और उसके बाद मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी किया। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ व्हीलचेयर्स दोस्त हैं मेरे, और हम एक हॉस्टल है, ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में है, और ये हॉस्टल है जहाँ पे रैंप नहीं था। मैं जब यहाँ पे खेलने के लिए गया तो काफ़ी दिक्कतें हुई वहाँ पे, और मैंने उसको बाज़ाब्ता नोटिस किया, और वहाँ पे जो लोग थे उनको मैंने बताया कि ये होता है, दिक्कतें होती है, हम लोग खुद से करना चाहते हैं, हमारी एक सेल्फ डिग्निटी है, हम खुद से खेल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आप अगर हमें मौका दें। इस चीज़ों को करने के लिए क्या क्या किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें की। मैंने स्विमिंग की गोवा के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए 8 किलोमीटर की स्विमिंग, जिसके अंदर 5 किलोमीटर अगेंस्ट द टाइड था और 3 किलोमीटर पैरेलल टू टाइड। वो फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी बीच फेस्टिवल था जिसके अंदर व्हीलचेयर यूजर्स कैन गो नियर बाय सोज एंड कैन टच द वाटर, दे कैन फील द वाटर। तो ये जो थी चीज़ें, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को मुझे बताना था कि देखिए, हम एक आम इंसान हैं, आज पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर दें। हम उनको इग्नोर करके कभी भी डेवलप नेशन या डेवलप कंट्री नहीं कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं खाता हूँ, तो मैं भी उतना ही टैक्स देता हूँ जितना आप देते हैं। मैं भी कंट्री के रेवेन्यू जनरेशन में उतना ही भागीदार हूँ, हिस्सेदार हूँ, जितना एक आम इंसान है। तो क्यों ना हमें वो सारी सुविधाएं मिले। हालांकि मैंने बहुत सारे लेटर लिखे, और उसके बाद ये पिक्चर अभी रिसेंटली मैंने 2021 में जब मुझे स्टेट अवार्ड मिल रहा था तो मैंने लिया। ये वही हॉस्टल है, वहाँ पे अब ये रैम्प फैसिलिटी है, वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट लगाया है। मेरे बाज़ाब्ता लेटर लिखने के बाद कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहाँ के जो PWD डिपार्टमेंट है, उनको लिखा मैंने। उन्होंने 15 लाख रुपीज़ का फंड सैंक्शन किया, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से अगर मैं ये आवाज़ उठा सकता हूँ कि आप लोग एक्सेसिबिलिटी के तरफ ध्यान दें। एक्सेसिबिलिटी सिर्फ मेरा या डिसेबल लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर एक लोगों के लिए है जिम्मेदारी। आज मैं जवान हूँ, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, कल को आप सभी लोग में से किसी न किसी को बुढ़ापा आएगा या उम्र बढ़ेगी हम लोगों की। ख़ास करके जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या बच्चे होते हैं, उन सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी की। अगर एक्सेसिबिलिटी होगा तो हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप आएँ, आप अपना जो ऑफिस है, आपका जो घर है, आपका जो भी वर्क प्लेस है, उसको एक्सेसिबल बनाएं, बिकॉज पीपल मे कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड दे कैन बी योर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर। सो मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। उसके अलावा मैंने क्या किया, ये मैं चूँकि एक इस फील्ड में, डिसेबिलिटी फील्ड के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं था, मैंने बताया, तो मैंने पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई को ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया, और उसके थ्रू मैंने अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किया, डिसेबल लोगों को, कि आप ये खेल सकते हैं, आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे।
जिससे लोग काफ़ी आगे बढ़े। उसके बाद चूँकि अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग गलती से कर लिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी उसका मैंने अब तक कोई इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन चूँकि हमारा थीम है थर्ड साइड ऑफ कॉइन, तो थर्ड फेज ऑफ कॉइन, तो मैं ये बताऊं कि जो चीज़ें हम करते हैं, हमें चाहते हुए और ना चाहते हुए भी कहीं ना कभी ज़िंदगी में वो आ ही जाता है। तो चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऐसे ही मेरा एक स्पीच था, वहाँ पे मैं एक कंपनी के मालिक से मिला और चूँकि ऐसे ही बातें हुई असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया कि मैं ये व्हीलचेयर इतनी कॉस्टली है, 1.5 लाख रुपए की, और हिंदुस्तान में हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्यों ना उसी टेक्नोलॉजी को ऐसी तरीके से बनाया जाए कि उसका कॉस्ट रिड्यूस किया जाए। और ये व्हीलचेयर को मैंने मिलके उस कंपनी के साथ में डिज़ाइन किया। ये इंडिया की फर्स्ट कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर है, जो कि एक्टिव व्हीलचेयर है। ये आपके बॉडी पोस्चर्स और वो सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए हमने बनाया है, और ये हेला इंडिया बाल स्वावलंबन ट्रस्ट की तरफ से है। तो ये अब कॉस्ट हम इसका इतना रिड्यूस कर दिए हैं कि अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज़ में हम ये लोगों को दे सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे काम आ गई। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरे सी स्विमिंग का था। उसके अलावा हमने चूँकि स्विमिंग करते करते बिल्कुल मैंने अलग अलग जगहों पे खेला और मेडल जीते, लेकिन कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि शायद जो क्या कहते हैं कि दो साइड तो बिल्कुल पता है कि हाँ आप जीतना या हारना है, लेकिन तीसरा जो साइड है वो नहीं पता है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, वहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पढ़े थे, बट ये पता नहीं था कि रियल लाइफ में भी होगा ये। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं ये देख तो नहीं पाया, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली दूध पीती है तो उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। मैं जब ये सारे काम कर रहा था तो शायद कोई ना कोई मुझे देख रहा था, और आई एम सो थैंकफुल टू सोशल मीडिया आई थिंक, और ऑल द इंटरनेट प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज उनकी वजह से मेरी सारी चीज़ें बाहर आई। और मुझे अमेरिका की गवर्नमेंट ने एज अ बेस्ट इमर्जिंग लीडर का अवार्ड 2018 में दिया, और फाइनली आज 3 दिसंबर को हमारे भारत के राष्ट्रपति ने मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो मुझे लगता है ये मेरे लाइफ का थर्ड साइड ऑफ कॉइन है, जो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन वो मुझे मिल रहा है। तो आई थिंक ये हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ज़रूर ये दुनिया में जो चीज़ें हैं वो आपको किसी न किसी सही टाइम पे मिल ही जाएगी। आई मीन बस बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें, और आपको जो आपके नसीब में जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर सही टाइम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक्स अ लॉट TEDx IIM Ranchi for giving me this platform.